हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे स्टैटिक जीके का। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी स्टैटिक जीके जो कि बेसिकली कुछ हमारे प्री डिस्क्राइब्ड ऐसे टॉपिक्स के अंदर नहीं आते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने क्वेश्चंस में रखा वो सारी चीजें। एग्जाम्पल, अमेरिका में कोई ऐसा नॉवल है जो बहुत ही ज्यादा एकेडमिकली साउंड है, दैट इज उसको क्या किया जाता है, बहुत सर्कुलेट किया जाता है फॉर स्टडी पर्पस, राइट। अब ये सारे छोटे छोटे ऐसे चीज है जिसको आप कैसे पढ़ा सकते हो, मुश्किल काम है, राइट। कि वहां से आप 2 नॉवल को पढ़ा रहे हो या 4 नॉवल से उसका टॉपिक बनाओगे, उससे पढ़ाओगे तो सिलेबस तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। सो बीइंग अ टीचर, बीइंग योर मेंटोर, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही फेमस चीजें बताऊं। जैसे पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, लियोनार्डो द विंची के बारे में। उनकी जो फेमस पेंटिंग थी वो क्या थी, मोनालिसा थी। उसके हर अलग अलग एंगल से जब आप देखते हो तो अलग अलग क्या बन के आती है, इमेज बन के आती है। कभी वो लड़की जैसी लगती है, कभी वो नॉर्मल लड़का जैसा लगता है, कभी वो हंसता हुआ दिखता है, कभी वो सैड दिखता है, राइट। तो ये सारा जो इमेज है वो 1503 में बनाया गया था। ये भी डेटा मैंने आपको दिया हुआ है। अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट डेटाज है जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस है, और कभी मुझे पिक करके अगर क्वेश्चन पूछना हो उन्हें, ठीक है, यानी सीयूटी एग्जाम वालों को, राइट, एनटीए को, तो दे कैन आस्क, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे करेंगे। और सेट 2 से सेट 3 ये वाला जो सेट है, स्पेशली अगर डायरेक्टली इसको देख रहे हो तो पहले सेट 1 सेट 2 को देख कर आओ, आपको बहुत ही मजा आएगा। ये जो सीरीज मैंने लॉन्च की है या एक तरह से स्टार्ट किया है, ये इसी पर्पज है ताकि आपकी जो ओवरऑल जो वाइड एक नॉलेज है वो भी काफी धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। चलो चलते हैं। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, ये है क्या, ये नॉवेल है। क्या ये एक नॉवेल है, ठीक। और ये बेसिकली हार्पर ली के द्वारा लिखा गया है, ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड, जिसका नाम क्या है, जिनकी जो ऑथर है वो क्या है, हार्पर ली। एक फीमेल है जो कि एक अमेरिकन है ना, अमेरिकन। और ये 1960 के आसपास रिलीज हुआ था, ठीक है। इसके लगभग लगभग आज से, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल्स में से है। इसके आज से अब तक लगभग लगभग 40 मिलियन कॉपीज क्या हो चुकी है, सोल्ड हो चुकी है, ठीक है, बेची जा चुकी है। तो आप समझ पा रहे होगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टू किल अ मॉकिंग बर्ड, कौन है, हार्पर ली, अमेरिकन थे, 1960 में इनको लिखा गया है, दैट इज ए फीमेल है। एंड ये एक तरह का नॉवल है, लगभग लगभग 40 मिलियन इसके कॉपीज बेचे जा चुके हैं, ठीक है, ठीक है। एक्सटेंसिवली यूज्ड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अमेरिकन स्कूल्स। अमेरिकन स्कूल्स में इनकी बहुत सारी जो ये जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, इसका यूज किया जाता है एक्सटेंसिव तरीके से। क्लियर है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता टू किल अ मॉकिंग बर्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, राइट। ये चीज तो समझ रहे हो आप। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चल गया कि ये नॉवल बहुत ही फेमस है बाहर, और कहीं ना कहीं दुनिया में भी फेमस है, इसलिए लगभग लगभग 40 मिलियन कॉपीज इसके बचे थे। इसको बनाने में लगभग लगभग कितने लैंग्वेज और यूज किया उन्होंने, कितने लैंग्वेज में ये पब्लिश की गई है, लगभग लगभग 40 लैंग्वेजेस में, ठीक है। 40 लैंग्वेजेस में इसको क्या किया गया, पब्लिश किया गया, ठीक है। ये सारी बातें यहां से हम लोग निकाल के देख पा रहे हैं, ठीक। इसी तरह से हम लोग का पैटर्न रहा है, एक क्वेश्चन को लेकर उसमें जितनी भी सारी डिटेल्स है उनको कवर करना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, ये हमें पता है, रैंड होता है, ठीक है, रैंड होता है। लेकिन वॉन के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक। वॉन बेसिकली दो ऐसे कंट्रीज का क्या हुआ करता था, करेंसी हुआ करता था, जो बहुत आसान है याद रखना। क्या नाम याद रखना आपको, एक तो साउथ कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया, ठीक है। एक है साउथ कोरिया और दूसरा है नॉर्थ कोरिया, ठीक। क्यों इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि वॉन सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का है। जैसे पैसो और भी बहुत सारे कंट्री का, दिनार और भी सारे कंट्रीज का है, ठीक। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी आज के समय में बता रहा हूं, हो सकता है सीयूटी में आए, पता नहीं, मुझे अपना गट फीलिंग लग रहा है, वो क्या है, दिरहम है, ठीक है। दिरहम क्यों, क्योंकि ये किसकी करेंसी है, यूएई की, ठीक। आप पूछोगे सर ये आपको अचानक से दिरहम ही क्यों दिख रहा है, बिकॉज दिरहम
यूएई आज के समय धीरे धीरे, दुबई जो स्पेशली आज के समय ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे सबसे बड़ी एक तरह से क्या देख रहे हो आप, ट्रैवल डेस्टिनेशन बन रहा है ना। वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस रिलेटेड क्या हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। तो जब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होगी उधर, लोगों का ध्यान उधर बहुत ज्यादा होगा, तो एग्जामिनर का भी ध्यान कहीं ना कहीं इस तरफ मूव करता है, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर जो आप देख रहे हो करेंसी, इस पर थोड़ा ध्यान लगा कर रखना, ठीक है। साउथ अफ्रीका में रैंड है, यानी ब्रिक्स कंट्री जो मैंने आपको समझाया है, यानी सेट 2 में सब कुछ बताया मैंने ब्रिक्स के बारे में, है ना। ब्रिक्स में क्या क्या कौन सी कंट्रीज है, ठीक। तो जैसे ही आप देखोगे वो सारी चीजें तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ये जितने भी ब्रिक्स कंट्री है उनकी करेंसी आपको तो आना ही चाहिए। और आज के समय यही स्पेकुलेशन चल रही है कि ब्रिक्स का अपना एक खुद का भी करेंसी हम लोग लॉन्च करें, ठीक है। ब्रिक्स यानी जो 5 कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, रैंड, वॉन साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ कोरिया का है, दिरहम किसकी है, यूएई की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच गैस डू प्लांट्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली ठीक है, ये एक पत्ता है, ठीक। इस पत्ते में देखो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। इस पोर्स को हम क्या कहते हैं, इस पोर्स को, ये सब क्या है, पोर्स है, ठीक है। पोर्स छोटे छोटे छेद है, छिद्र है, ठीक। इसका नाम हम डालते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा, ठीक है दोस्त, है ना। ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको देख रहे हैं इसका नाम क्या है, स्टोमाटा। स्टोमाटा किस लिए बना है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है स्टोमाटा में। कौन करता है, इनको करता है गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, ठीक है। जो किस शेप के होते हैं, बीन शेप के होते हैं, बीन शेप्ड, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ और था, आप बायो पढ़ाने लगे हो, ठीक है। देखो बात क्या है कि हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ मुझे साइंस नहीं आ रहा, साइंस भी अच्छे से आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को समझो, ठीक है। ये बेसिकली लीफ का वेन है, ठीक। तो ये जो पोर्स होती है, पोर्स के अंदर क्या होती है, स्टोमाटा होती है, और ये स्टोमाटा एक्चुअली किसके थ्रू गार्डेड होती है, गार्ड सेल्स के थ्रू, जो कि बीन शेप के होते हैं। तो वही बेसिकली क्या होता है, खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं एंड बंद होते हैं। इससे गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, किस किस गैसेस का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ लेगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ऑक्सीजन को बाहर भेज देगी। क्लियर है ये चीज। तो बेसिकली क्या होगा, देखो, विच गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कौन सा गैस एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, और रिलीज कौन सी करती है, देखो, ऑक्सीजन को रिलीज करती है, ठीक है। ऑक्सीजन को रिलीज करती है। नाइट्रोजन हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज में जो बेसिकली गैसेस है वो क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर है चीजें, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक पार्ट है, कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिसको बताना जरूरी था। चलो, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। कल को कभी भी कोई तुमसे पूछ दे, आप बोलोगे नहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। यानी बायोलॉजी के साथ साथ ये केमिकल पार्ट भी है, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। कल को अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि फोटोसिंथेसिस किस तरह का प्रोसेस है, इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज केमिकल्स आर इन्वॉल्व। कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व है, जैसे आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये सब एक तरह का क्या है, एक तरह का आप देखो कंपाउंड ही है, राइट, जो कि रिएक्शन करती है अंदर जाकर, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज CO2 चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, ठीक है, मिनरल्स भी चाहिए, इंपॉर्टेंट कुछ सॉल्ट्स भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में हर कुछ हो, है ना, सारे मसाले हो, सारा खाने का सब कुछ हो, लेकिन मान लो आपके पास ईंधन नहीं हो, है ना, किसी चीज को जलाने का कुछ भी ना हो, तो क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है ना। जैसे कि मान लो कभी ना कभी गैस सिलेंडर खत्म हो जाती होगी, है ना, तो आप देखोगे कुछ समय के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है। सिमिलरली ऐसा है, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए हो सकता है उस पेड़ के पास क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, पानी भी हो, अच्छे खासे अमाउंट में मिनरल्स एंड सॉल्ट्स भी हो, राइट। लेकिन अगर सूर्य की रोशनी नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इतनी सिंपल सी बात है, और आपको समझ आ जाएगा कि रात के समय पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास क्या है, सनलाइट नहीं है ना, उनके पास ईंधन नहीं है।
तो आज के समय अगर इसको कनेक्ट करके आप जोड़ के पढ़ना चाहोगे तो क्या पढ़ोगे, आज के समय एक लेड बेस्ड, LEAD, लेड बेस्ड क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे ऐसे आप देखोगे मेटालिक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जहां से क्या होती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर उन सारे मेटल्स को रख दिया जाता है, राइट, सो दैट वो क्या करे, रात के समय मतलब सुबह तक दिन भर वो क्या करेगी, धीरे धीरे उसको चार्ज करेगी, सन की जो अपनी रेडिएशन होती है, अपनी जो वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मैच करके रात के समय क्या करे, रोशनी देकर फिर से उस प्रोसेस को एक्टिवेट कर सके, है ना। इस तरह की जो एक्टिवेशन प्रोसेस है ना, वो कहाँ होती है, जनरली गार्डनिंग में होती है, छोटी मोटी जो गार्डनिंग होती है, या सुनते हो ना, जहां से आप सोचते हो कभी कभी रोजेस इतने सारे मार्केट में कैसे आ जाता है हर साल हर दिन, राइट, कुछ कुछ फ्लावर्स है जो हर दिन कैसे आ जाता है, वो वैसे ही बनाया जाता है, यानी एक कुछ ऐसा टेंट जैसा बना दिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा आपने फिगर जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं रास्ते से जाते वक्त, ठीक है, ग्रीन कलर का, ऐसा ग्रीन कलर का, राइट। तो ये बेसिकली ऐसा क्या शीट है, एक मेटालिक शीट कह लो, या मतलब वो कह लो, छोटा सा शीट जैसा लगाते हैं प्लास्टिक का, एंड यहाँ पे ही ये सारी प्रोसेस होती रहती है, यानी फ्लावर्स के अंदर, इसके अंदर फ्लावर्स हम लोग लगा के रखते हैं। फ्लावर्स को बहुत ज्यादा तीव्र धूप नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली सनलाइट नहीं चाहिए, ठीक। तो देखो सिंपल सी बात पूछा था हमसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, हमने बहुत कुछ यहाँ से थोड़ा बहुत देख लिया, पोर्स के बारे में, स्टोमाटा, गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें जरूरी है करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैं कह रहा हूं अगर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा उनकी बात तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनमें से 80% बच्चे गलत कर देंगे। उसका कारण है, सबका दिमाग यही जाएगा कि लार्जेस्ट ऑर्गन हम क्या मारेंगे, लिवर मारेंगे, यानी आंत हमारी सबसे बड़ी क्या है, ऑर्गन है, जबकि आंसर इज रॉन्ग। क्या है हमारा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब आप पूछोगे सर लिवर कभी ना कभी तो पढ़ा था बचपन में, लिवर क्या पढ़ा था आपने, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं, क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात लिख लो, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब लगातार वो क्या करता है, प्रसाव करता है, दैट इज सीक्रेशन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में थैली होती है, एक्सोक्राइन मींस थैली होना, वो निकाल निकाल कर क्या करेगा, उसमें जमा करते रहेगा। एंडोक्राइन मतलब वो नहीं होती, जैसे जिस समय रिक्वायरमेंट होगी उस समय उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको तोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, इस बात को समझ लो, ठीक है। स्किन के अपने क्या है, 3 लेयर है, ठीक है। पार्ट जरूर स्टैटिक का है बट साइंटिफिक तरीके से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पहला स्किन का जो लेयर होता है, जैसे मान लो मैं अगर आपको दिखाऊं, सबसे जो पहला मेरा बॉडी का ऊपर का लेयर होगा स्किन का, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक। मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूं, यानी सबसे पहला लेयर है एपिडर्मिस, यानी ऊपर के स्किन को हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे होती है डर्मिस, ठीक है। और आज के समय जितने भी क्रीम्स बेची जा रही है वो किसके लिए बेची जा रही है, स्किन और इन सब के लिए, ताकि आप क्यूट दिखो, है ना। तो नीचे इसके सेल के अंदर क्या है, सबक्यूटिस, ठीक है। बस ये 3 लेयर है जिसके थ्रू स्किन बनी हुई है। एपिडर्मिस यानी सबसे बाहर का लेयर, ठीक है। आउटर लेयर कह लो, पेरिफेरियल लेयर कह लो, दोनों ही क्या है, इंग्लिश का बस वर्ड्स है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं आउटर लेयर, या फिर इसको क्या कह सकते हो, पेरिफेरियल लेयर, ठीक है। आउटर लेयर या पेरिफेरियल लेयर क्या है, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या होगा, डर्मिस, यानी अगर स्किन का जो ऊपर का पार्ट छिल जाता है जब आप गिरते हो, ठीक, तो क्या दिखता है आपका, डर्मिस दिखता है, और सबसे नीचे क्या है, सबक्यूटिस है, ठीक है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज स्किन, ठीक है। ब्रेन क्या है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से पूरी की बॉडी क्या होती है, कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेशन हमारा यहीं से होता है, ठीक है। 2 तरह के कंट्रोल सिस्टम भी होती है ब्रेन के अंदर, 2 तरह के कंट्रोल सिस्टम भी होती है, एक को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये सारी बातें थोड़ी बहुत आप समझ समझ के जाना, ऑल्दो मैं लिख भी दूं तो चलेगा, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ये सब रीड करना है। चलो क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे हम लोग देखेंगे, ऐसे बहुत सारे सेट्स आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करके चलना है यहाँ से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्किन का जो पार्ट था, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये लिवर, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या हमारी स्किन है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलो हार्ट को लेकर क्या है, हार्ट को लेकर हमें पता है, हार्ट बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है।
हु इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आयरन लेडी किसको बोला जाता है? आयरन लेडी मतलब क्या होता है कि सख्त चीज है, आयरन है ना, सख्त चीज। तो सख्त चीज का सोचो, इमेजिनेशन करो थोड़ा सा, हर कुछ रटोगे तो कभी जल्दी नहीं पढ़ पाओगे आगे, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें एग्जाम में सडन ऐसी क्वेश्चंस आएंगे कि मैं कितना पढ़ा दूं, यूट्यूब पे कितने भी सर पढ़ा दे, ठीक है? जो क्वेश्चन सेट कर रहा है ना उसको भी थोड़ा आइडिया रहता है कि क्या कहाँ पढ़ाया जा रहा है या क्या क्या सब चीजें बुक्स में है, ठीक है? थोड़ा सा आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा ये। आयरन लेडी, आयरन लेडी मतलब बहुत सख्त लेडी है। सख्त मतलब क्या कि किसी और की बातों को सुनती तो है लेकिन मानती नहीं, इन्फोर्स नहीं कर सकता उस पर, राइट? इस तरह का जो लेडी थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है? इन्होंने ही बेसिकली क्या किया था, बहुत लोगों ने मना किया था, जैसे मान लो एग्जांपल की 1971 में वॉर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट, ठीक। दूसरा चीज देखो 1975 में इतनी सारी चीजें अगेंस्ट में थी, स्टिल शी डिड द इमरजेंसी ऑफ इंडिया 1975 में, राइट? तो 1975 में वो करा, 1971 में बांग्लादेश के साथ वॉर करा, ठीक है? और बांग्लादेश के वॉर के साथ इक्वेशन कैसा था कि अमेरिका, फिर आप देखोगे जितने भी उधर के जो कंट्रीज है दैट इज पाकिस्तान, ये लोग क्या थे, ये लोग बेसिकली पाकिस्तान का ही सपोर्ट कर रहे थे, आई मीन मतलब अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना। आप देखो इंडिया के सपोर्ट में सिर्फ एक ही कंट्री उस समय खड़ी थी स्पेशली, दैट इज कॉल्ड यूएसएसआर, नॉट रशिया, यूएसएसआर, जो कि 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गई है, टूट गई है। और अभी और भी ऐसे 14 कंट्री बन के आ गए, ठीक है? लातविया, एस्टोनिया, लिथुवेनिया, ठीक है, बेलारूस, ठीक, 5 जो आप देखते हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे बहुत सारे कंट्रीज पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है? तो वो इंडिया के साथ खड़े थे उस समय। तो ये बहुत लंबी कहानी है, ठीक है? तो इंदिरा गांधी के बारे में, ये किनकी बेटी है? जवाहरलाल नेहरू की बेटी है ये, ठीक है? और ये फर्स्ट टाइम कब बनी थी प्राइम मिनिस्टर? दैट इज 1966 में, ठीक है? 1966 में ये फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक? और इनकी असैसिनेशन कब हो गई थी? इनको मारा कब गया था? असैसिनेशन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मारा गया था, राइट? जब किसी को मारा जाए उसके लिए एक वर्ड आता है असैसिनेशन, किल नहीं आता, असैसिनेट करना मतलब समवन लाइक हु फोर्सिबली किल्ड समबडी, है ना? इसको असैसिनेशन कहते हैं। कब हुआ था असैसिनेशन? 1984 में, 1984 में। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या कहा जाता है, क्यों इसका असैसिनेशन किया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के वजह से, ठीक है? क्या रीजन था? रीजन जनरली जो दिया जाता है वो कह रहा हूं मैंने नहीं बनाया, ठीक है? रीजन क्या कहा जाता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय कर दी थी, कहां पे? गोल्डन टेम्पल के अंदर, है ना, उसके आसपास। तो इस वजह से बहुत से कम्युनिटी में गुस्सा था, कुछ मतलब उनके अंदर द्वेष आ गया था, राइट? तो ऐसा बोला जाता है उनमें से किन्होंने इनका, दैट इज इनका एक्चुअली जो बॉडीगार्ड था, उन्होंने इनका कत्ल किया था, राइट? सो ऑपरेशन ब्लू स्टार का कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली, आप देखो असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है? फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कब बनी है? 1966 में। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देके चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ममता बनर्जी का रिलेशन अभी के समय से नहीं है। ममता बनर्जी का रिलेशन कब है? ममता बनर्जी का रिलेशन अभी के समय से, दैट इज प्रेजेंट में। कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? टीएमसी, ठीक है? और अगर जब इलेक्शन होती है तो टीएमसी नहीं लिखा रहता है, ये भी बता देता हूँ। क्या लिखा रहता है जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं? क्या लिखा रहता है? AITMC, ठीक है? ये सारे डिटेल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग अभी उस एज में नहीं हो, उस फेज में नहीं हो जहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, तो समझाना जरूरी है। टीएमसी मींस तृणमूल कांग्रेस, ठीक है? लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं वहां पे क्या लिखा रहता है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है? वेस्ट बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, ममता बनर्जी की। सुषमा स्वराज कौन है? सुषमा स्वराज अभी रहने देते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी इस क्वेश्चन को लेकर, है ना? हमें और भी आगे डिटेल करना है और बहुत सारे ऐसे सेट्स में मैं करवाता चलूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं इस चीज को लेकर। चलो, द फेमस पेंटिंग स्टेडी नाइट वाज क्रिएटेड बाय विच आर्टिस्ट, ठीक है? फेमस पेंटिंग है, मैंने बताया था कुछ ऐसे फेमस पेंटिंग है, जैसे मोनालिसा का पेंटिंग है, वो आप जानते हो कि लियोनार्डो दा विंची ने किया, ठीक? आपको ये भी पता चल गया, चलो 1503 में किया, ठीक? लेकिन कुछ और भी फेमस पेंटिंग है जिसके बारे में इंडिया में रहकर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी इतनी, ट्रू? जैसे मान लो इंडिया में तुम्हें पता है या हमें पता है कि हम्पी में बहुत अच्छी एक मंदिर है, राइट? या पद्म स्वामी मंदिर है, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स को, फ्रांस वालों को ऐसा चीज पता नहीं होगा, ठीक है? लेकिन दुनिया में काफी फेमस है। इसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पेशली इस प्रैक्टिस सेट 3 में कुछ ऐसे चीजें डालू जो बाहरी चीजें जो आपको थोड़ा नॉलेज में आए। फेमस पेंटिंग है स्टेडी नाइट, बहुत फेमस पेंटिंग है और इसको बनाया किसने था? विंसेंट वैन गो ने, ठीक है? विंसेंट वैन गो ने, ठीक है? क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये लगभग कुछ समय पहले तक भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स में से था।
ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स में से है विंसेंट वैन गो, ठीक है, डच आर्टिस्ट है। इसका खासियत क्या है इस पेंटिंग का, इस खासियत क्या है इस पेंटिंग का, स्टडी नाइट का, ऑयल पेंटिंग है ना, ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, और ये है कहाँ के, डच के, ठीक है। तो बहुत सारा चीज याद रखना पड़ता है, आपको थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इन सब चीजों में, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि सर आपको कैसे याद है, बस इंटरेस्ट का फेर है ना। मुझे पता है कि ये बहुत फेमस पेंटिंग है, स्टडी नाइट है, कितने बनाया, विंसेंट वैन गो ने बनाया, ठीक है, डच आर्टिस्ट है, ऑयल पेंटिंग करी थी, ठीक। इस तरह से अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा, यानी आपको एक इंसान बनना है जो थोड़ा नॉलेजेबल हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रखो। इन्फॉर्मेशन मींस मैं जैसे कह दूं इन्फॉर्मेशन क्या होता है और नॉलेज क्या होता है, थोड़ा सा इसमें डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ। जैसे विंसेंट वैन गॉ के बारे में नहीं, मैंने ये सारी चीजें बताई आपको। कोई इंसान आएगा, बताओ जन्म कब हुआ था उसका, किस दिन हुआ था, ठीक है, मृत्यु किस दिन हुई थी, ये क्या है, डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको नॉलेज मतलब थोड़ी सी ऊपर की सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी अब किस समय खाते थे, किस समय सोते थे, ये एक इन्फॉर्मेशन है। बट नॉलेज क्या होना चाहिए कि उनका स्वभाव कैसा था, राइट, कि वो नॉन वायलेंस करते थे, ट्रुथ के साथ रहते थे, ये नॉलेज का पार्ट है। इनके पीछे आपको क्या करना है, पीछे भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है, ठीक है। चलो, 3 इडियट्स वाली थोड़ी फीलिंग आ गई मुझे, नॉलेज के पीछे भागना है, राइट, है ना। देखो ऑयल पेंटिंग एंड ये डच के थे, काम खत्म यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची यहाँ पे भी है वर्ड, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक कह लो अभी तक के हिसाब से, अगर ऐसे भी कहना चाहो। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग, दुनिया का जो है सबसे फेमस पेंटिंग, वो कौन सा है, मोनालिसा है। यानी मोनालिसा पेंटिंग दुनिया का सबसे मोस्ट कॉस्टलीस्ट पेंटिंग है ना, ठीक है, सबसे ज्यादा महंगा पेंटिंग है। Which gas is responsible for the greenhouse effect on Earth? सबसे पहले इसके लिए समझना पड़ता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बेसिकली आप इतना समझो कि मान लो यहाँ पे आप दिन भर आपने जहां भी आपकी शेड होगी आपने बिता दिया उस जगह, ठीक है। तो क्या होता है कि सन की रेडिएशन नीचे की तरफ आती है, ठीक है। मान लो मैं कहूं ये एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सन की रोशनी आएगी, ठीक, सन की रोशनी आई, सन की रेडिएशन आ रही है, ठीक है, सन्स रेडिएशन, ठीक है, सन की रेडिएशन आ गई। क्या होता है कुछ समय तक ये सन की जो रेडिएशन आएगी उसकी वजह से इसकी हीटिंग होगी, क्या होगी, सरफेस की हीटिंग होती है, राइट, हीटिंग होगी। चलो बहुत बढ़िया। आपको भी पता है कि सर अगर रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, सन की हीटिंग हो रही है, शाम में जब धूप चले जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझो, जब ये ठंडा होती है, ठंड जब होती है, ये पूरी की पूरी जो एरिया दैट इज ये जो लैंड पोर्शन है, ये जो ठंडा होने लगती है, तो ये भी रेडिएशन पीछे की तरफ छोड़ती है। लेकिन रेडिएशन कैसा होगा, देखो कुछ ऐसा, इस तरह से जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमेज को थोड़ा अलग बनाने के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। तो साइंस के तरीके से थोड़ा पढ़ोगे, मजा आ जाएगा बहुत, है ना, ठीक है। देखो तो सन की रेडिएशन आई, इसकी हीटिंग हो गई, शाम का समय हुआ, सन जा चुका है ना, दूसरे दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड को देने के लिए धूप, है ना। और यहाँ पे देखो रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो सन के रेडिएशन जा रहे हैं, इनको कोई ना कोई गैस रोक लेता है, ठीक है। कौन सा गैस रोकता है, यहाँ पे आप देखो सारे रेडिएशन नहीं जा पाएंगे, कुछ रेडिएशन चले जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, और यहाँ पे जो कुछ अमाउंट ऑफ गैस है वो क्या करेगा, इन रेडिएशन को रोक लेगा। कुछ यहाँ से निकल गए, मैक्सिमम इधर से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो ये गैस है ना, इसका नाम ही है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए था क्योंकि जब सन की हीटिंग हो और ये वापस जाए रेडिएशन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे, कुछ रेडिएशन को रोक ले। अब बोलोगे क्यों ऐसा, अगर नहीं रोकेगा तो सोच के देखो, पूरी की पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी बहुत। सन की रोशनी आई थी, थोड़ी गर्म हुई थी, पूरी की पूरी ठंडी हो जाएगी, आप एक्सट्रीम क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करोगे। मॉर्निंग में बहुत धूप, शाम में बहुत ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। तो उस हीटिंग को थोड़ा बनाए रखने के लिए, थोड़ी मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कुछ रेडिएशन को रोक लेती है, सन के रेडिएशन को। इसीलिए रोज हमारा जो अर्थ है थोड़ी बहुत हीटिंग फॉर्म में रहती है। अब सोच के देखो, इसको आपने रोकने के लिए रखा था कार्बन डाइऑक्साइड को, ये बहुत ज्यादा नंबर में हो गया, तो ये ज्यादा रेडिएशन को रोक लेगा, रोकेगा ना। सोच के देखो कि अगर मैंने बोला था कि अगर कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है नेचर में, लेकिन हमने क्या किया, इतने सारे सोर्सेस बना दिए, गाड़ी से निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पेड़ों को काट दे रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, बचा रहे हैं, तो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। जब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे तो बहुत सारे रेडिएशन को ये रोक देगा। जब बहुत सारे रेडिएशन को रोक देगा तो बहुत ज्यादा हीटिंग होगी। इससे क्या होती है, इसी से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है,
ठीक है। अब इतना कुछ बताने के लिए मैं चाहता तो सीधा सा क्या करता, कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक करता और निकल जाता, राइट। बट आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है। सन की रेडिएशन आती है शाम के समय आफ्टर सनसेट, कुछ ऐसा फिनोमेनन होता है, ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। आज के बाद हीलियम, मीथेन और ऑक्सीजन इन सब पे टिक नहीं करना, ठीक। इतने समझाने के बाद द एंशिएंट सिटी ऑफ माचू पिचू इज लोकेटेड इन विच सिटी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, पेरू का पार्ट है, ठीक है। पेरू शहर में एंशिएंट सिटी माचू पिचू है, ठीक। माचू पिचू बेसिकली पेरू में कहां पे है, एंडीज माउंटेन में, एंडीज माउंटेन, ठीक है। अब एंडीज माउंटेन आई है तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक। जो जो मिलता जाएगा थोड़ा बहुत देखते हुए चलेंगे। एंडीज माउंटेन क्या है, बेसिकली देखो, एंडीज माउंटेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा क्या है, माउंटेन रेंज है, यानी बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर हिमालय था, हमने तो यही सुना था। देखो भाई, हिमालय क्या है ना, हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची चोटी है, ठीक है, और फैला हुआ भी है दूर तक, लेकिन एंडीज माउंटेन से ज्यादा फैला हुआ नहीं है। अगर लेंथ के हिसाब से जाएंगे कितनी दूरी तक फैली हुई है ना, अगर दूरी देखेंगे तो मान लो एंडीज माउंटेन यहाँ तक गया और मान लो हिमालय है, हिमालय को थोड़ा दूसरे कलर से इसकी पेंटिंग करते हैं, है ना, यहाँ तक पहुंचा। यानी लंबाई अगर देखोगे तो एंडीज की ज्यादा है, क्लियर है। लेकिन हिमालय के साथ क्या है, इसकी चोटियां बहुत है, ऊंची ऊंची चोटियां बहुत है। दुनिया में से 9 जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं, मतलब टॉप 10 में से 9 चोटी किसकी है, हिमालय की है। 10 में से 9 चोटी किसकी सबसे ऊंची है, हिमालय की, यानी ऊंची चोटियों में इसका नाम है। लेकिन सबसे लंबी, सबसे दूरी किसकी है, एंडीज माउंटेन की, ठीक है। और ये कहाँ है, माचू पिचू पेरू के शहर में है और एंडीज माउंटेन के पास है। ये एक तरह का क्या है, ये आप देखोगे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी आता है, ठीक है। उसकी वीडियो भी है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, ठीक। अब ये मैं क्वेश्चन मैंने कैटेगरी के लिए इसलिए डाला है ताकि यहाँ से बहुत सारी चीजें बता पाऊं आपको। इसका आंसर तो चेरी ब्लॉसम होगा, ठीक है। अब पूछोगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जापान को लेकर ही क्वेश्चन क्यों दिया, ठीक है। इसका कारण है, देखो, चेरी ब्लॉसम का जो फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या है, उनको ये लगता है कि चेरी ब्लॉसम क्या लाती है, क्या लेके आती है हमारे लिए, ऑप्टिमिज्म एंड रिन्यूअल ऑफ द थिंग्स, ठीक है। थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी ताकि चीजों को थोड़ा अच्छे से गहराई में जाके पढ़े। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, तो आंसर इसका चेरी ब्लॉसम है। लेकिन ये ऑप्टिमिज्म एंड रिन्यूअल की क्या लेके आती है, एक थ्योरी लेके आती है, कॉन्सेप्ट लेके आती है। यानी मान के देखो कि जब भी हर साल ये फेस्टिवल होगा, मान लो आपके कुछ आदतें हैं जो आपकी खराब है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से रिन्यू कर सकते हो, यानी उस चीजों को ठीक कर सकते हो। ये उनका कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिमिज्म, मान लो आप इस साल तैयारी कर रहे हो, किसी वजह से वो एक तैयारी में आप अच्छे स्कोर नहीं ला पाए। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होती है, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद होना, किसी चीज को लेकर आशावादी होना, ऑप्टिमिस्ट होना। एक इंसान को क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, यानी आशावादी होना चाहिए। इसी का उल्टा वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है, मतलब जो हर चीज में क्या देखता है, नेगेटिव चीजें देखता है, राइट। बहुत ज्यादा उदास होता है हर चीज को लेकर। मान लो आज उसको स्ट्रगल करना है तो वो ये नहीं देख रहा आज का स्ट्रगल मुझे आगे ले जाएगा, वो ये देखता है अरे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे, आप सपोज साइकिल से चल रहे हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी बन रही है, आप बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हो नेचर को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना करके। ऐसे चीजें सोच सकते हो ना, सोच सकते हो। लेकिन आप क्या सोचोगे, मेरे दोस्त के पास व्हीकल है, उसके पास कार है, ये पेसिमिस्ट थिंकिंग है। और ऑप्टिमिस्ट थिंकिंग क्या है, कोई नहीं, साइकिल है, इससे भी कन्वीनियंट होता है मेरे लिए, नेचर को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ, राइट, मेरी हेल्थ बन रही है। दोनों तरीके हैं सोचने के, राइट। तो एक इंसान कैसा होता है, या तो ऑप्टिमिस्ट होता है या फिर पेसिमिस्ट होता है। ये बिहेवियर है, नेचर है इंसान का, ठीक है। सो ऑप्टिमिज्म लेके आता है, नहीं आशावादी चीजें लेके आता है। और ये वर्ड क्यों आया वहां पे, एक चीज समझो। बोलोगे सर इंडिया में कि अरे ये सब तो बहुत पहले से चल रहा है, कोई बनियान ट्री के नीचे खैनी बनाते हुए इंसान बोल के चला जाता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन आप सब जापान का एक बार ज्योग्राफी जब देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा वहां पे इतने सारे भूकंप आते हैं, ठीक है। कहीं उधर से वोल्केनो फट गया, कुछ भी हो गया, तो उनको ये सारी चीजें चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल भी है इंडिया में, ठीक है,
ठीक है, आपके एग्जाम में शायद नहीं आएगा, बट जैसे एसएससी, सीडीएस ऐसे एग्जाम जब होते हैं तब ये क्वेश्चन जरूर आता है। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है वो नागालैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, हमारे इंडिया में नागालैंड में चेरी ब्लॉसम नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक, अब सोचोगे सर यहाँ कैसे पहुंच गया, वहां कैसे पहुंच गया। देखो हिस्ट्री है, हो सकता है कि कभी ना कभी ये लोग, ऐसे लोग वहां पहुंचे होंगे किसी भी और हालत में, कैसे भी करके, तो ये सारी चीजें चलती है। जैसे पोटैटो, जब आप आलू खाते हो, आलू लाया किसने था? पोर्चुगीज ने लेके आए थे वो लोग। टमेटोज जो खाते हो, यानी जो टमाटर खाते हो, वो किसने लाया? पोर्चुगीज ने लेके आए। टोबैको जो खाते हैं लोग यहाँ पे, है ना, आज के टाइम में सिगरेट चल रही है, खैनी चल रहा है, कुछ गांजा ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग, है ना, खराब खराब चीजें, ये लेकिन सारी चीजें आया कहाँ से? पोर्चुगीज से आई है। करेक्ट। तो इंडिया का ये स्टेपल फूड नहीं है। ऐसा नहीं सोचो कि पीछे जो हमारे राजा थे अशोक, वो बैठ के आलू चाट खाते थे, है ना, वो पॉसिबल नहीं है, आलू ही नहीं था। ठीक है, ऐसा टमाटर की चटनी के साथ मस्त ठंड में कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं था, है ना। तो ये लोग पोर्चुगल से लेके आए थे ये सारी चीजें। क्लियर है ये सारी चीजें। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान? ठीक है, चेरी ब्लॉसम इज द राइट आंसर। रोज तो होगा नहीं, रोज इंडिया में दे रहे सब आजकल, है ना। चलो, द टर्म हेबियस कॉर्पस इज रिलेटेड टू विच लीगल कॉन्सेप्ट? देखो यहाँ पे लीगल कॉन्सेप्ट किसकी है? पॉलिटी की क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जान के ये चीज डाल दिया। इसको ना एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं थोड़ा। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा, हेबियस कॉर्पस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू प्रेजेंट द बॉडी, टू प्रेजेंट द बॉडी। ठीक है, टू प्रेजेंट द बॉडी। और ये बोलने का अधिकार किसको? क्या हम तुम बोलेंगे कि टू प्रेजेंट द बॉडी, बॉडी लाओ? नहीं कर सकते। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस क्या है? एक लीगल टर्म है। लीगल टर्म मतलब जो लीगल लोग वहां बैठे होंगे वही इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो स्पेशली कौन यूज करेगा? जनरली आप इस चीज को समझ लो, नहीं याद है तो इस चीज को सीख लो। यहाँ पे कौन लोग करते हैं? जैसे कि यहाँ पे जैसे जज होता है, जज, कौन से जज? वो हमारे शो वाले नहीं, जो लीगल जज होते हैं। ठीक है, जो कोर्ट में बैठते हैं। ठीक, किसी भी कोर्ट में हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी हो सकते हैं। एक तो ये हेबियस कॉर्पस जारी कर सकते हैं। एक और इंसान है जो हेबियस कॉर्पस जारी करता है, जिसके बारे में लोगों को इतना आइडिया नहीं है। वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है ना, लीगल, डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट। ठीक है, कैसे करता है वो भी समझाता हूँ। इस कहानी को छोटा सा स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ। मान लो सपोज आप में से कोई, ठीक है, या मान लो मैं ही बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। ठीक, अब ट्रेन में जाने पे क्या हुआ? मैंने टिकट नहीं लिया। अब कारण कुछ भी हो, मैं जल्दीबाजी में गया हूँ, या मुझे पता है कि इस रूट में टिकट चेकिंग नहीं होती, मैं पहुंच गया। गलती से उस दिन मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। सुनते होंगे मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई, मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई, इनका ही ऑर्डर जाता है, राइट। तो जैसे मान लो वो चेकिंग हुई है, व्हाट विल हैपन? आपको क्या किया जाएगा? सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने लेके पहुंचा जाएगा। ठीक है, टू प्रेजेंट द बॉडी कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि मतलब पुलिस वाले ले गया, कहीं कोने में लेके चला गया, 2 थप्पड़ मार रहा है, 500 रुपए ले रहा है, भेज दिया उधर से। चीजें चलती हैं ऐसी, राइट। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, यानी आपको अगर नॉलेज हो गया, मेरे थ्रू ही, कहीं और के थ्रू ही, तो आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। पुलिस वाले को मान लो आपने पैसे नहीं दिए, आपका कारण हो सकता है लीगल हो, कि सच में ही आप किसी प्रॉब्लम में थे और आप टिकट ना ले पाए। ठीक, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ही करना है। हेबियस कॉर्पस का जो ड्यूरेशन है, दैट इज जिसके अंदर इसके इंप्लीमेंट करना है, ये कितना है? 24 घंटे। यानी टू प्रेजेंट द बॉडी, इसके साथ एक लाइन जुड़ेगा, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर लाना है। अगर नहीं ला पाए तो क्या हो जाएगा? फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो वो पुलिस वाले के ऊपर ही क्या चला जाएगा? चार्जशीट बनेगी कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। ठीक है, ये सारी बातें। अब सोच के देखो, जब ये सारी चीजें चल रही हैं, मैं थोड़ा ध्यान हटाना चाह रहा हूं, जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो क्या ये एजुकेशन से रिलेटेड होगा? क्या एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी जा रही है इससे, किसी के प्रॉपर्टी में कुछ कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे, किसी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? यानी किसी को भी बोलने का अधिकार देना। ठीक, लेकिन यहाँ पे बोलने का अधिकार उसको तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कौन बुलाया जा रहा है? एक्चुअली मजिस्ट्रेट बुलाना चाह रहे हैं। हाईकोर्ट वाले या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले क्या करना चाह रहे हैं? जज आपको बुलाना चाह रहे हैं। किस चीज के लिए बुलाना चाह रहे हैं? राइट टू अ फेयर ट्रायल, यानी आपको भी बोलने का अधिकार मिल पाए, आप भी वहां पे जो सही बात है वो बोल पाओ। ठीक है, इस वजह से दिया जा रहा है। स्पीच के लिए नहीं कि वहां गए और कुछ गाली दे दिया, राइट है मेरा, है ना, कुछ भी गाली दे दिया कि ये कैसे लेके आ गया ऐसा वैसा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? राइट टू अ फेयर ट्रायल। ठीक है,
राइट टू अ फेयर ट्रायल, ताकि आपको सही तरीके से क्या मिल पाए, फेयर ट्रायल मिल पाए, आपको सही जस्टिस मिल पाए। ठीक है, जस्टिस सिस्टम का पहला काम ही क्या है, जस्टिस बनाना। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, ठीक है, और आपको थोड़ा समय दे दूं, आप पॉज करके थोड़ा सोच लो, उसके बाद मेरा आंसर सुनोगे, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। राइट, ये हमारी कमी है कि हम इतने डीप में थोड़ा सोचते ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या पड़ी। टू मेक इंडिया अ वेलफेयर सोसाइटी, अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब हर इंसान जो यहाँ पे होगा उसकी भलाई कर पाए, समझ पा रहे हो? ठीक है, हर इंसान की यहाँ पे इक्वल तरीके से भलाई हो पाए, वेलफेयर स्टेट बने, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। नहीं तो क्या होता, मान लो सपोज मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को पैसे के दम पे उसको गुलाम बना दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो ये सारी दिक्कत आ जाएगी जो पहले चलता था लैंडलॉर्ड्स में, है ना, कि जो कोई मान लो ऐसा बड़े, मान लो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने अंदर बहुत लोगों को काम करवाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक, ये चीज खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। कोई अगर पावर में चला गया, वो बोलेगा मैं पावर ही नहीं छोड़ना चाहता, वो बोलेगा 20 साल में रूल करूंगा इंडिया पे, तो सारी के सारे रूल्स, किसको कितना पावर दिया गया, कौन सी बॉडी इंडिपेंडेंट होगी, कौन सा आर्टिकल क्या बता रहा है, ये सारा कुछ लिख दिया गया। मतलब आप बैठ के वहां डिस्कस नहीं करोगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, राइट, यू हैव टू फॉलो इट, आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर बने या कुछ भी बने, वो प्लेज जो लेते हैं ना, ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसमें यही ओथ भी लिया जाता है कि आपको संविधान के हिसाब से चलना है, ये ओथ होता है। अगर आप संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे तो भी प्रॉब्लम है। छोटी सी बात सब थी, हमने क्लियर करा। हेबियस कॉर्पस ये एक्चुअली क्या है, रिट्स का पार्ट है। ठीक है, रिट्स का पार्ट है जो आप आराम से क्या कर सकते हो, चैनल पे भी देख सकते हो। रजनी सर ने पढ़ाया पूरा इसको बहुत अच्छे तरीके से, केस स्टडी के फॉर्म में रिट्स है ये। और रिट्स कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्सोरेडी, राइट, इस तरह के आप देखोगे बहुत सारी होती है। और प्रोहिबिशन, ठीक है, तो 5 ऐसे रिट्स होते हैं जो कि कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जजेस जारी कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट भी जारी कर सकता है। ठीक है, क्लियर ये चीजें। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर फंस जाओ तो क्या करना, एलिमिनेशन मेथड से बनाना, देखो आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who was the first woman to fly solo across the Atlantic Ocean? It is Amelia Earhart। ठीक है, एमिलिया अर्हार्ट। एमिलिया अर्हार्ट बेसिकली अमेरिकन क्या है, ये भी अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिका देखो आगे इसलिए है क्योंकि वहां पे टैलेंट है, राइट। आप सोचते हो बस किस तरह से, इमोशनल एंगल से, ठीक, अरे यहाँ पे हमें जॉब नहीं दे रहे हैं, हमें यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, अरे हमारा ब्रिज अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वहां पे लोग ना टैलेंट, वो जो कंट्री ना वो टैलेंट को पुल करती है। सपोज आप दुनिया में सबसे बेहतरीन एक किसी चीज में बन जाओ, देखो कुछ टाइम बाद अमेरिका आपको ढूंढ के लेके चले जाएगी, अमेरिका पहुंचा देगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे भी देखो तुम, नासा में बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है ना, बहुत सारे देशों के हैं, इंडिया के बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पड़े हुए हैं। क्यों? यहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया, रिसर्च करा, उस फील्ड में आगे बढ़ गए। अमेरिका ढूंढते ढूंढते आ जाएगी तुम्हें कि इंसान बहुत टैलेंटेड है। यहाँ जैसे तुम एक छोटा सा क्या ले पाओगे, वैगनआर ले पाओगे, मारुति सुजुकी ले पाओगे, वहां पे तुम्हें वो घर में रहने के लिए दे देगा, बड़ा सा घर दे देगा, 2 मेड लगा दिया जाएगा, ठीक है, कार दे दिया जाएगा, और सैलरी बहुत दे दिया जाएगा, राइट। तो अमेरिका क्या करती है ना, टैलेंट को पुल करती है, टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, इसलिए आगे, है ना। कंपैरिजन जब करते हैं हम लोग तो बस यही देखते हैं, अरे कोई बात नहीं हम लोग आगे चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उस टैलेंट को हमें चाहिए, नीड चाहिए। सो एमिलिया अर्हार्ट बेसिकली अमेरिका की फर्स्ट वुमेन थी जिसने अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर दिया, पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया। ठीक, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, एमिलिया अर्हार्ट बेसिकली बाद में एक राइटर भी बन गई। ठीक है, इसका कोई लेना देना क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन देखो रिलेशन बनाओ, क्वेश्चंस के साथ अपना रिलेशन बनाओ, तब याद रहेगा। ठीक है, कि एमिलिया अर्हार्ट के बारे में सुना मैंने, अमेरिकन, पहले क्या थी वो, एविएशन इंडस्ट्री में काम करती थी, यानी ये एविएशन में काम करती थी। एविएशन क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग ऊपर उड़ाते हैं, जो भी प्लेन वगैरह चलता है वो एविएशन पार्ट में आ जाएगा। लेकिन बाद के लाइफ में इन्होंने क्या किया, ये एक राइटर बन गई और राइटिंग भी करी है बहुत सारी। क्लियर है? चलो, Which planet is known as morning star and evening star? मैंने शायद अभी सेट 2 में आपको पूरा डिस्क्राइब करके ये सब बताया था। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, सुबह सुबह सबसे पहला जो तारा दिखता नहीं है, सबसे लास्ट जो तारा बचता है, ऐसे सोचो। ऐसा नहीं होगा सबसे पहला तारा दिखता है, सुबह के टाइम तारे दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। सोच थोड़ा उल्टे तरीके से हम लोग करते हैं, यानी शाम से स्टार्ट होगा, सो पहला जो तारा आपको दिखता है, जिसको देख के आप बोलते हैं अरे इसको देख लिया, दूसरा तारा ढूंढते हैं हम लोग, है ना। ये कौन सा तारा है? ये बेसिकली वीनस है, ये तो तारा ही नहीं है, ये खुद में क्या है, प्लैनेट है,
राइट। जो पहला तारा आपको चमकता हुआ दिखता है किधर दिखेगा वो भी बता देता हूँ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। वेस्टर्न जो आप पीछे देखते हो ना, जैसे मान लो आप ईस्ट में खड़े हो जाओ, सपोज मैं आपको ईस्ट फेसिंग दिख रहा हूँ, तो वेस्ट के तरफ पीछे की तरफ मुझे क्या दिखेगा, थोड़े इस एंगल पे दिखेगा, इस एंगल पे, ठीक है, यानी मुझे इस तरफ दिखेगा। वो तारे के लोकेशन होती है, दैट इज वीनस मुझे हमेशा लगभग लगभग उसके आसपास ही दिखेगी, उस चैनल में दिखेगी, होराइजन में। क्लियर है। तो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं। वीनस को एक और नाम से बुलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं, यानी जुड़वा भाई कह लो, बहन कह लो, जो करना है, ठीक है। अर्थ को अगर बहन माने हुए तो इसकी भी बहन होगी, है ना। तो वीनस क्या है, अर्थ की बेसिकली ट्विन है, राइट। दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्स के लिए बताया था मैंने, रेड प्लैनेट है। जुपिटर क्या है, जुपिटर जिसको बृहस्पति कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्लैनेट है। और सैटर्न में क्या है, रिंग्स है, जिसको हम लोग हिंदी में वैसे शनि ग्रह कहते हैं। इसको बृहस्पति ग्रह कहते हैं, इसको मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक है, इसको बुध ग्रह कहते हैं। ओके। द लोवर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। पहले अगर म्यूजियम को लेकर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा ये। और म्यूजियम को लेकर जिस इंसान को इतना भी इंटरेस्ट होगा 0.5% भी, वो तुरंत ही आंसर दे देगा इसका, पेरिस। क्यों क्यों दे देगा, क्योंकि यहीं पे वो मोनालिसा की पेंटिंग भी है। दुनिया में जो बहुत लग्जरी चीजें, बहुत रेयर चीजें कुछ कुछ ऐसी बची हुई हैं, वो कहाँ है, लोवर म्यूजियम में है, ठीक है। कहाँ पे, पेरिस में। लोवर म्यूजियम अभी कुछ टाइम तक क्या था, सबसे बड़ा म्यूजियम था। अभी इंडिया में एक और म्यूजियम बन रहा है, ठीक है। जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें भी थोड़ा बहुत बताऊंगा आप लोगों को। दैट इज, अभी हमारे इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है, जिसका नाम क्या है, युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत, ठीक। इन लोगों से लगभग लगभग 2 से 2.5 गुना बड़ा बन रहा सीधा, है ना। ऐसा नहीं कि लाइक इनका एरिया मान लो 60,000 स्क्वायर फीट में, तो हमने 70,000 स्क्वायर फीट बना दिया, ऐसा नहीं किया। 2 गुना से ज्यादा बड़ा बनाया। क्यों, क्योंकि बात भी सही, हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, अगर धरोहर निकाल के थोड़ा थोड़ा भी लाओगे ना हर स्टेट से भी, है ना, तो ऐसे म्यूजियम भर जाएगा, राइट। लेकिन सबसे फेमस देखो कौन सी म्यूजियम है दुनिया में, लोवर म्यूजियम। लेकिन हम लोग हमेशा न्यूज किसके लिए सुनते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम के लिए। उसका कारण है क्योंकि हमें हमें रूल किया गया है ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो ब्रिटिश वाले ने हमारे बहुत सारी चीजों को वहां रखा है, तो हमारी सिंपैथी उससे ज्यादा जुड़ी हुई है, राइट। लेकिन दुनिया में सबसे रेयर चीजें, सबसे मतलब जो फेमस चीजें, वो कहाँ रखा हुआ है, लोवर म्यूजियम में रखा हुआ, जो कि पेरिस में है। क्लियर ये चीजें, इसके ज्यादा हम इसमें देखने नहीं जाएंगे। थोड़ी बहुत जानकारी और लेना तो ले लो। लंदन क्या है, यूके की कैपिटल है। रोम किसकी कैपिटल है, इटली की कैपिटल है। और मैड्रिड किसकी कैपिटल है, ये स्पेन की कैपिटल है, ठीक है। स्पेन में 2 बहुत फेमस शहर भी है, ये बात भी लिख लो, लिखना मन है तो, ठीक है। एक तो क्या है, मैड्रिड, और दूसरा क्या है, बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना। और ये दोनों, मैड्रिड एंड बार्सिलोना, जो भी थोड़ा बहुत फुटबॉल देखते होंगे उनको पता होगा, ये दोनों बहुत बड़े राइवल भी हैं फुटबॉल में, स्पेनिश फुटबॉल लीग में, ठीक है। मैड्रिड थोड़ा ज्यादा जीता है, बार्सिलोना थोड़ा कम जीता है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इससे कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो मैं कैसे कनेक्ट करके याद रखता हूँ। बार्सिलोना से जो प्लेयर बहुत फेमस है वो कौन है, मेसी, जिसके लिए आप सुनते हो, ये उसी क्लब में खेलते हैं, बार्सिलोना में थे एक्चुअली, अब नहीं। और मैड्रिड से कौन था, मैड्रिड से आप देखोगे ये थे, रोनाल्डो, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट ऐड करो, जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है ना उस सब एलिमेंट को ऐड कर दो, ताकि वो जीके आपके लिए जीके ना रहे, आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। ऐसे करोगे तैयारी तो फिर ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि उसको कैसे याद है, कैसे याद नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट से पढ़ रहा है ना। वो ये देख रहा है कि बार्सिलोना से लियोनेल मेसी खेला हुआ है ना, मान लो ये मैड्रिड से रोनाल्डो खेला हुआ, आप रट रहे हो कि स्पेन में एक है मैड्रिड, एक है बार्सिलोना, एक है मैड्रिड, एक है बार्सिलोना, काम खत्म हो जाएगा, 4 दिन बाद वो निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके करो, ठीक है। और नाम क्या है, लवर म्यूजियम है, ठीक है, लवर म्यूजियम, ठीक है। कहाँ होती है सबसे ज्यादा लव, पेरिस वगैरह में। पेरिस को क्या बोला जाता है, कहीं ना कहीं आईफिल टावर वही है। आईफिल टावर भी किसका प्रतीक है, प्यार का, लव का, है ना। कनेक्ट कर लो, जैसे भी कनेक्ट कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, ब्लू व्हेल। ये तो खैर बहुत बड़ी क्वेश्चंस नहीं है करने का, समझने का, लेकिन बहुत लोग इसमें गड़बड़ क्या कर सकते थे, एलिफेंट लगा सकते थे। सो एलिफेंट भी कुछ गड़बड़ नहीं है। एलिफेंट इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल मैमल, टेरिटोरियल, है ना, जमीन पे रहने वाला जो सबसे बड़ा मैमल है वो क्या है, एलिफेंट है। मैंने इसलिए जानकर आपको ये बात बताई। एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन ना आएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, या व्हाट इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल मैमल, ठीक है। तो ये क्या है, टेरिटोरियल लार्जेस्ट मैमल है।
ठीक है। तो एलिफेंट टेरिटोरियल सबसे लार्जेस्ट मैमल है, ठीक है। लायन तो क्या है, जंगल का राजा है, ठीक है। हमने ही बनाया, इंसानों ने बताया ना। इन लोगों ने कभी बताया तुम्हें कि एलिफेंट और जिराफ ने कि ये मेरा राजा है? नहीं बनाया, ठीक है। लायन को खुद भी नहीं पता, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, लायन को खुद नहीं पता कि वो जंगल का राजा है। इंसानों ने इतना ज्यादा, मतलब क्या बता सकते हो, कुछ भी कर सकता है इंसान। यहीं से पता चलेगा आपके इसकी इमेजिनेशन कैसी है। लायन दिख रहा है, बोल रहा है देखो ये जंगल का राजा जा रहा है, ठीक। जिराफ भी लाइक कुछ भी है ना, एलिफेंट भी लाइक इतना बड़ा हो गया, मैं कुछ भी नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल के बारे में एक चीज समझो, जो तुम व्हेल के बारे में सुनते हो ना, व्हेल बहुत तरह के होता है। व्हेल ना एक्चुअली बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2-3 मुझे जो याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर आप नेशनल ज्योग्राफी में चले जाओ फिर, ठीक है। देखो ब्लू व्हेल में क्या है, एक व्हेल होता है जिसको बोलते हैं शार्क व्हेल। शार्क व्हेल क्यों? व्हेल जनरली शांत स्वभाव के होते हैं, शार्क व्हेल इकलौता ऐसा व्हेल है जो बेसिकली अटैक करने लगता है, ठीक। दूसरा है स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो बायोलॉजी आ गई, हाँ बायोलॉजी है। स्पर्म व्हेल का वजह क्या है, स्पर्म व्हेल का जो स्पर्म होता है बेसिकली इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी जो उल्टी होती है, ठीक है, इसके जो स्पर्म्स होते हैं उसको यूज किया जाता है फ्रेग्रेंसेस में, दैट इज परफ्यूम बनाने में, ठीक है, बाकी सारी चीजों में, ठीक है, जहां पे फ्रेग्रेंस की नीड होती है। और दूसरा लास्ट क्या है, ब्लू व्हेल, ठीक है। जो सबसे खास बात है, साइंस के थ्रू अगर कनेक्ट कर देते हो, ब्लू व्हेल की जो अपनी बोलने की जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है, इनकी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है। बैट्स का उल्टा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर ये लिख पाओ तो लिख लेना, ठीक है, मैं लिखाऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा इसमें। चलो, द गोल्डन गेट ब्रिज, देखो जैसे ये पार्ट है, ये यूएसए में है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा इसके बारे में, ठीक। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने जिंदगी में आपने इसको 20 बार से कम नहीं देखा होगा, ठीक है, 20 टाइम से कम नहीं देखा होगा किसी भी हालत में। अगर थोड़ा बहुत भी हॉलीवुड की मूवी देखते हो, एक ब्रिज सा दिखता है आपको, बैटमैन देखा होगा आपने, बैटमैन में एक ब्रिज सा बना रहता है, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं उसको, जो मार्वल्स है या डीसी है, ठीक है, डीसी का जो आप देखोगे बेसिकली लोगो भी हुआ करता था, यही वो गोल्डन ब्रिज है, गेट ब्रिज, ठीक। जो गोल्डन गेट ब्रिज करता क्या है एक्चुअली, सैन फ्रांसिस्को शहर में, सिटी पूछा ना, सैन फ्रांसिस्को सिटी में। चलो अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं। एक्चुअली क्या है ना, सैन फ्रांसिस्को से हटकर एक क्या है, सैन फ्रांसिस्को बे है। फिर से बता रहा हूं क्या है, सैन फ्रांसिस्को बे, ठीक। बे कहां है, बे बेसिकली पानी के अंदर है, और वो वाला बे नहीं जिसे तुम लोग सोच रहे हो है ना, वो वाला बे नहीं है, ठीक है। देखो ये सैन फ्रांसिस्को बे है, सैन फ्रांसिस्को बे लिख देता हूं, ठीक। और ये सैन फ्रांसिस्को बे एक्चुअली कहां है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, समझ रहे हो ना, पानी के अंदर है। यानी उल्टा मैप बना है वैसे तो, मतलब अमेरिका अगर मुझे दिखेगी तो इधर दिखेगा वो, और मुझे बे इधर दिखेगा, यानी पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक। तो फिर भी समझ लो ये इधर पूरा पानी है इधर, ठीक है, पूरा पानी है। सैन फ्रांसिस्को से हटकर थोड़े दूर जाकर ये क्या है, एक छोटा सा टापू है जिसको हम लोग बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को बे। यहां से इन लोगों ने क्या किया, यहां से इस जगह से ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लगभग 1 माइल का है, अप्रॉक्स 1 माइल, 1 माइल ही लोगों को नहीं पता होगा बहुत किसी को, है ना। 1 माइल क्या होती है, 1.6 किलोमीटर होती है, ठीक है, 1.6 किलोमीटर होती है। और ये बेसिकली गोल्डन गेट ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। इस तरह का बना हुआ है, यहाँ पे एक लंबा सा ऐसा रहता है, ठीक है, यहाँ भी एक लंबा सा रहता है और यहाँ भी एक लंबा सा रहेगा, ठीक है। चलो मैं भी एक पेंटिंग बन कर देता हूँ फिर, है ना। चलो ये क्या है, सैन फ्रांसिस्को बे, और यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और ये जो पार्ट है बेसिकली क्या है, किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगभग हमने अच्छे से कर लिया, ठीक। चलो अच्छा, लॉस एंजलिस के बारे में समझ लो। यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा क्या होती है, अच्छा तो नहीं होता होगा, क्या होता होगा, सबसे ज्यादा कसिनो खेली जाती है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, कसिनो, है ना, देखो कसिनो होती है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कसिनो यहीं खेली जाती है, यानी बहुत जो पैसे वाले होते लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। लॉस एंजलिस में, लॉस वेगस भी इस तरह से, ठीक, दोनों के लिए बोला जाता है बहुत ज्यादा, वहां पे चीजें बहुत महंगी है, करेक्ट। हु इज द फाउंडर ऑफ द सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक, फेसबुक के कौन है, दैट इज मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग उसके है। जेफ बेजोस किसके हैं, जेफ बेजोस अमेजॉन के, ठीक है। स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ थे, ठीक। और बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बचपन से हमें यही नहीं पता कि कौन क्या करता है,
भाई देखो स्टीव जॉब्स जो एप्पल है ना, एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें क्या होती है, उसके अंदर खुद ही वो अपना क्या बनाता है, दैट इज iOS बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है, अपनी फोन बना रहा, अपना लैपटॉप बना रहा, सब बना रहा। बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन में कंपनी है, जिसकी वैल्यूएशन लेवल 3 ट्रिलियन से ज्यादा है, ठीक है। चलो ठीक है, मार्क जुकरबर्ग का काम इतना ज्यादा नहीं है डीप में, ठीक है। ये क्या करते हैं, फेसबुक और कुछ नेटवर्किंग साइट बनाते हैं जो दुनिया में फेमस हो गया, दैट इज उन्होंने ही इवन व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, ठीक है। इंस्टाग्राम भी उसका ही पार्ट है, थ्रेड्स जो आ रहा है ये इनका ही पार्ट है, और ये मेटावर्स को लेकर अभी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया में बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनके पास डेटा बहुत है। बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट करता है, यानी जो भी लैपटॉप चलाते हैं ना उसके लिए प्रोसेसर्स की नीड होती है, प्रोसेसिंग करने के लिए। आपने कुछ फीड कर दिया, उसका दिमाग खराब है लैपटॉप का, उसने सुना ही नहीं, है ना। जनरली कैसा होता है ये सब चीजें, शादी के बाद होती है ना, है ना। पति ने कुछ बोला, पत्नी कुछ और ही समझ ली, पत्नी कुछ बोलती है, पति कुछ और समझ लेता है, दोनों की प्रोसेसिंग क्या होती है, खराब हो जाती है। तो प्रोसेसर बहुत जरूरी है। ये कौन बनाता है, बिल गेट्स। यानी आप जो टाइप कर रहे हो ना, लैपटॉप भी वही समझे, ये जरूरी है। तो प्रोसेसर लगती है माइक्रोसॉफ्ट की, क्या आती है, नाम से आती है इसकी, इंटेल। और एक प्रोसेसर है जो जनरली लैपटॉप में यूज होता है, उसको बोलते हैं AMD, ठीक है। चलो, जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी का मालिक है, और ये सारा आंसर हो गया। चलो, द अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, कंबोडिया में है। अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस साइट है अंकोर वाट, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस साइट है। सिर्फ हिंदू मंदिर सबसे बड़ा नहीं है, विष्णु जी की मंदिर है, लेकिन दुनिया में रिलीजियस साइट जितनी भी हो, क्रिश्चियंस की हो, इस्लाम का हो, हिंदुज्म का हो, ज्यूज का हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा रिलीजियस साइट है, ठीक है। क्या लिखेंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये सारी चीज को लिख लो, है ना, रिलीजियस साइट, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस साइट किनका टेम्पल है, विष्णु भगवान का, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु का है। और इसका एरिया जो है लगभग लगभग 162.6 या समथिंग कुछ हेक्टेयर है ना, 162 प्लस लिख देता हूं हेक्टेयर है, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये बाय इंटरेस्ट मैंने अपना करके रखा हुआ है, ठीक है। आप भी इसको कर सकते हो, आपको इच्छा हो रही है कि जानने का कि दुनिया में जो सबसे बड़ा रिलीजियस साइट है वो कितना बड़ा है, तो ये मीटर्स में नहीं है, ना ही एकर्स में है, ना ही ऐसा है, ये हेक्टेयर्स में है, ठीक है। 162 प्लस हेक्टेयर्स में। अगर मुझे गेस करना होगा तो इट विल बी लगभग लगभग 162.6 हेक्टेयर के आसपास है, ठीक है, उसके आसपास ही होगा। अगर कभी भी देखोगे, गूगल करो, कुछ भी करोगे, तो यू विल सी दैट थिंग, राइट। सो अंकोर वाट कहाँ पे है, कंबोडिया में। कंबोडिया में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस साइट भी है अंकोर वाट, ठीक है। विष्णु जी की यहाँ पे क्या होती है, विष्णु जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। और 162 प्लस हेक्टेयर में बना हुआ है, बहुत बड़ा सा साइज में है, ठीक है। लेकिन अभी मायापुरी में जो इस्कॉन टेम्पल बन रहा है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है, शायद वो सरपास कर जाएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो सहारा डेजर्ट आंसर सही होगा, लेकिन ये क्या है, हॉटेस्ट, हॉट डेजर्ट्स की कैटेगरी में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। हॉट डेजर्ट्स के कैटेगरी में सबसे लार्जेस्ट कौन है, सहारा। और गोबी डेजर्ट लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली अपने एक एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें दिया है, ठीक है। मैंने किसी से पूछा था अपने स्टूडेंट से, तब मुझे लगा कि ये डेजर्ट के बारे में मुझे देना चाहिए, ठीक है। चलो, सो सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट के कैटेगरी में सबसे बड़ा है। और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट के बारे में एक चीज समझो, गोबी डेजर्ट अगर ऐसा है, ठीक है, इसको क्या करो, 70-30 से कट कर दो, ऐसा, ये 70 पार्ट उधर, 30 पार्ट इधर। ये चाइना है और ये मंगोलिया है, ठीक। चाइना कितना छोटा है, नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतना सा जो पोर्शन है ना पूरा गोबी डेजर्ट का, वो चाइना के अंदर आता है। मंगोलिया में 70% डेजर्ट है, किसकी, दैट इज गोबी डेजर्ट की, ठीक है, ठीक है। तो ठंड आ रही है, गोभी खूब सारा खाओ, है ना। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट इज द राइट आंसर। चलो, द मुगल गार्डन्स इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय द गार्डन्स ऑफ विच कंट्री, ठीक है। मुगल गार्डन्स का नाम भी अब बदल गया है, ठीक है। चलो, तो इंडिया में इस गार्डन को फेमस किसने किया था, पर्शियन गार्डन ने। पर्शियन गार्डन जो थी, वहां पे एक अलग सा गार्डन का नाम भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। जनरली जो नहीं मिलेगा आपको, मैं बता दे रहा हूं, इसको बोलते थे पर्शियन पैराडाइज गार्डन, ठीक है। पर्शियन पैराडाइज गार्डन को देखकर ही, ठीक है, जो मुगल्स थे वो बेसिकली वहां से आते हैं, पर्शिया से। पर्शिया यानी पहले का, अभी का ईरान, पहले का पर्शिया, जहां से हमने क्या किया था, व्हाइट मार्बल्स लेके आए थे ताजमहल को बनाने के लिए, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट कैसा था कि बीच में ऐसा रहेगा क्या, झरना,
फुहारे चलेंगे, ठीक है, थोड़ा बचकाना है बट ठीक है, इधर बीच से इधर फुहारे चलेंगे। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है तो उधर से ही क्लैप करना आप लोग, है ना। चलो, तो ये फुहारे चलेंगे, इसके पास ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे क्या चलेगा, फ्लावर्स का अलग अलग फ्लावर्स लगेंगे, ठीक है, और बीच में सेंट्रलाइज्ड क्या होगा, ये फुहारा होगा, ये फाउंटेन होगा, लिख दो फाउंटेन, ठीक है। ये फाउंटेन बीच में रहेगा, फुहारे चलेंगे और साइड से ये क्या चल रही है, फ्लावर्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़े अलग अलग फ्लावर्स देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो इसमें ये फ्लावर्स लगी हुई है, ठीक है, दूसरे में देखो कुछ और फ्लावर्स लगेगी, ठीक, यहाँ पे कुछ और लग रही है, ठीक, इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट बनाया गया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, पर्शिया होगा, और ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट फेबल्स, फेबल्स एनिमल्स की कहानियां थी बहुत उसमें, ठीक है। पंचतंत्र में ना जो बच्चों को सुनाया जाता था हमारे पे, फेबल्स में अगर लिखना चाहते हो तो एनिमल फेबल्स लिख दो, एनिमल फेबल्स, ठीक है। यानी जानवरों को लेकर बहुत सारी कहानी थी, जैसे तुम सुनते हो ना, जंगल जंगल बात चली पता चला, मोगली के बारे में ये सब सुना है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ और भी जानवर रिलेटेड जो ऐसी कुछ और कहानियां थी जो इंडिया में फेमस थी उस समय, वो पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है ना। हमारे टाइम में तो धीरे धीरे कॉमिक्स के नाम पे क्या आता था, चाचा चौधरी आता था बस, ठीक, और सारे बाहर के आते थे कुछ अच्छे कॉमिक्स, ठीक है। तो अगर कॉमिक्स पढ़ने का जिसका भी आदत होगा, कुछ कार्टून रिलेटेड ऐसा, तो उन लोगों को तो बहुत अच्छी लगेगी, हो सकता है कल को थोड़ा पढ़ भी ले ये सब। जिनको नहीं है तो वो एसनल को बस एज इट इज याद कर लो, ठीक है। क्या होगा, पंचतंत्र बेसिकली फेबल्स है, फेबल्स मतलब एपिक नहीं, एपिक मतलब क्या होता है, कुछ महाकाव्य, महाकाव्य में क्या होता है, महाकाव्य के बारे में थोड़ी सी बात कह दूं, एपिक कौन से, आज तक दुनिया में 2 ही एपिक बने, इस बात को ध्यान दो। इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी बुक्स हैं, लेकिन दुनिया वाले खुद ही सारे लोग मानते हैं कि सिर्फ दुनिया में 2 ही एपिक्स हैं। कौन से, जिसको महाकाव्य कहते हैं, कौन से एपिक्स हैं, एक का नाम है रामायण, दूसरा का नाम क्या है, महाभारत और रामायण, दुनिया के 2 सबसे बड़े एपिक्स हैं, ठीक है। और भी एपिक्स माने गए हैं, ऐसा नहीं, मतलब मैं कहना चाह रहा था कि सबसे बड़े एपिक्स जो माने गए दुनिया के थ्रू, राइट, कि उन्होंने बोला कि हाँ ये दोनों सबसे बड़े एपिक्स है, इसके अलावा नहीं। एपिक्स की खास बात ये होती है कि आप उसके, जब उसका आप ड्रामा बनाओ, प्ले बनाओ, तो आप उसके कैरेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और उसका कैरेक्टर बिल्कुल उसी तरह से काम करता रहेगा पूरे से स्टार्टिंग से ले लास्ट तक। क्या आपने ऐसा सुना कि भरत जो थे, एक बार उनको भैया से प्रेम हो गया, दैट इज राम भगवान से बहुत प्रेम है, और अगले क्षण में कुछ ऐसा कहानी आ रहा है जिसमें वो दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं सुना होगा। उसका एक कैरेक्टर, उनका स्केच दिया हुआ है, राइट, उसी तरह से चीजें चलेंगी। क्या राम भगवान को आपने देखा कि कभी वो गुस्सा होकर किसी को कुछ और बोल दे रहे हैं, नहीं, इस मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मतलब दैट इज, यानी वो सब कुछ एक जैसे ही काम से करेंगे, है ना, गुस्सा नहीं करना है, सब चीज में काम रहना है, जो आज्ञा मिली उसको फॉलो करना है, इस तरह का कैरेक्टर स्केच है। तो पूरे जगह वही कैरेक्टर स्केच चलेगा। दुर्योधन के बारे में पता है कि बहुत ज्यादा क्या था, घमंडी था, उसको अपने लालच थी, अपने इस चीज की लोभ थी, है ना, उस चीज में वो कुछ हद तक भी गिर सकता है, ठीक। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे आप देखोगे एपिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एपिक्स को लेकर, ना पोएम है ना फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। फिलोसॉफिकल टेक्स्ट किसको बोलते हैं, उपनिषद को बोलते हैं, ठीक है, उपनिषद को, ठीक है। चलो, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस आज के हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको आपने फिनिश कर दिया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको भेजिए, है ना। इवन आप अपने बाकी किसी तैयारी कर रहे हुए, ना तैयारी कर रहे हुए लोगों तक भी भेज सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें मैंने इसमें बताई हुई है, ठीक है। और एक चीज आपको ये करना है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल आउट कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपको और सजेशन लग रहा है या कुछ आपको और अलग से इंटरेस्टिंग चीज पढ़ना है, फील फ्री टू आंसर दैट, है ना। मतलब आप आराम से बताइए हमें, हम उस चीज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।